अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। सेनेट इलेक्शन से एक रात पहले साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की एक वीडियो ने धूम मचा दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस वीडियो का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वीडियो की तहकीकात मेरिट पर होगी। इस वीडियो में हैदर अली गिलानी मेंबरान को बता रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में वोट को कैसे ज़ाया करना है। वीडियो तहरीक इंसाफ की सरकारी ट्विटर अकाउंट से मंजर आम पर आई और ये क्या वीडियो थी ये भी हम आपको दिखा देते हैं। वोट जाया हो जाएगा, वोट जाया जाएगा। अच्छा, जाया करने के लिए वोट जाया करने, अगर वो अपने हाथ में लें आप में, अगर हाँ, अगर आपके हाथ में ले, जो आपके पास दो साइड में है, अगर आप वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ओके है ना, वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे चारों में। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि ये वीडियो शर्मनाक है और इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन ले। और नाजरीन, इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है, आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर हफीज़ शेख के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वीडियो की वायरल होने के बाद शदीद रद्द अमल सामने आया है और इसके ऊपर शहबाज गिल ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। अब इस वीडियो के आने के बाद हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं इस पे फौरी तौर पर एक्शन लें। नंबर 1, इसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि उनके अपने डिपेंडेंट, उनके अपने बेटे जो उनके घर में उनके साथ रहते हैं, उन्हीं के माला मता पे जो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं और ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद नवीद कमर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करने का। और उसके बाद हम बात करेंगे नसरीन परवेज, जो साबिक इलेक्शन कमिश्नर हैं बलूचिस्तान से। सबसे पहले नवीद कमर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये जो वीडियो जब से सामने आई है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ECP गई है, ECP ने इसका नोटिस ले लिया है और उनका ये कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस वीडियो के तहत नाअहल भी करार दिया जा सकता है। देखें, लगता है कि तहरीक इंसाफ अब इतनी ही जो है घबराई हुई है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्लचिंग एट स्ट्रॉज, कि कोई चीज कहीं से भी रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट हो, वो मिल जाए और किसी तरह से इनकी इलेक्शन से जान छूट जाए। लेकिन इतना आसानी से ये चीजें होती नहीं है, ना कोई कानून है, ना कोई उसके हवाले से कोई बात है। किसी को वीडियो में दिखा देना और वो इलेक्शन के प्रोसेस पे डिस्कस किसी से कर रहा हो, और वो भी ये पता नहीं किसके साथ, और उस पर फिर इल्जाम सड़ी लगाने का कि जरूर इसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, जरूर खरीदो फरोख्त होगी, एंड देयरफॉर जरूर जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट है उसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। ये कहाँ की मंतक दिखा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये इनको फोकस करना चाहिए था लोगों को राजी करने का कि वो उनको वोट देते बजाय। मगर नवीद कमर साहब, इसके अंदर हैदर गिलानी साहब ने तो खुद इतराफ किया है कि वो PTI के कुछ मेंबरान को बता रहे हैं कि कैसे जाया करना चाहिए वोट। तो अब ये जब अवाम में बात आएगी तो आप तो समझ सकते हैं, आप सियासतदान हैं, ये कैसे नजर आएगी। और ऑलरेडी एक सेनेट इलेक्शंस के ऊपर एक धब्बा सा लग गया कि यहाँ पे खूब करप्शन होती है। देखिए, पहली चीज तो ये कि किसी भी मेंबर के पास कोई भी जाके अगर कैनवैसिंग करता है तो वो उसका लेजिटिमेट राइट है कि वो करे, चाहे वो रेलेवेंट हो, चाहे वो कैंडिडेट हो या कोई और उनके प्यार से हो या कोई बिल्कुल ही थर्ड पर्सन हो, वो कर सकते हैं। और तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये किसी PTI के बंदे से भी अगर बात कर रहे हो तो उसमें कोई अगर मसलन मैं किसी गवर्नमेंट के किसी मेंबर से कोई बात कहूँगा तो आई वुड बी विद इन माई राइट कि मैं उनसे कहूँ कि आप इस तरह से वोट दें। आज आपकी बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, किस हवाले से आज आपकी बात हुई है? देखिए, एक तो खैर हम क्लैरिटी चाहते थे जो कि मिल गई कि इलेक्शन जो होगा उसी तरीकेकार से होगा जो कि माजी में होता रहा है। अब फिर हम चाह रहे थे कि माजी में, क्योंकि हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मसलन ये कि लोग जो हैं वोट अपना
डालने की बजाय उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप जेब में वोट पा देते हैं और फिर जो बैलेट पेपर होगा वो कोई और भर के और वो जाके वोट देगा। हमने कहा कि इसके खिलाफ हमें इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से एहतियात करनी चाहिए। दूसरी, टेलीफोन लेके जाके फोटो लेना, उसके भी एहतियात करनी चाहिए। तीसरा, जो कैमराज खासकर नेशनल असेंबली हॉल में बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं, तो बूथ इस तरह से लगाने चाहिए कि वो कैमराज की नजर में हो, ताकि वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोट आर्टिकल 226 जो है वो ना हो। तो नवीद कमर साहब, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या आपको कहा है? क्या आपको यकीन दहानी कराई है कि वो जो एक चेन बनी थी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी बनाई थी 2015 के अंदर, वो नहीं होगी, बैलेट पेपर बाहर नहीं आएगा? देखिए, उन्होंने इतनी कोई खातिर खा तो हमें नहीं, उन्होंने कैमराज की तो जरूर बात की कि कैमराज से दूर हम पोलिंग जो मार्किंग वाला बूथ है वो रखेंगे ताकि उसकी जद में ना आए। लेकिन जहां तक ये चेन वाली आप बात कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा अश्योरेंस नहीं मिली कि इस किस्म की चीज नहीं हो सकेगी। कल भी अगर इस तरह से हुआ, जो कि वाजे होता है कि कोई ब्लैंक वोट या तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे कहें कि भाई आपका जो मोहर जो लगी होती है इसके पे बैलेट पेपर पे, वो वाजे होनी चाहिए इन ऑल केसेस, चाहे वो हमारा वोटर हो चाहे वो उनका। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नसरीन परवेज साहिबा, आप साबिक इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुझे ये बताइए कि ये दो आपके सामने सिचुएशन है, एक जो वीडियो वायरल हुई है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, और दूसरा कि कोई भी सीक्रेट बैलेट के तहत बैलेट बाहर नहीं ला सकता, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया था 2015 में। इन दोनों के ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? मुख्तसर सा जी। नसरीन साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, अपनी बात करिएगा। अच्छा, आपने मनीजे ये दोनों जो वर्जन आए हैं, शहबाज गुल साहब का भी, और जाहिर है कि उन्होंने तो इसको रिजेक्ट ही करना था, और नवीद कमर साहब को मैं सुन रही थी तो बड़ी हैरानी हुई मुझे। एक बात तो ये है कि अभी ये 1977 नहीं है जिसमें सब कुछ। जी जी, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज साफ और शफाफ आ रही है। आप सिर्फ ये बताइए इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या कर सकता है? देखिए मनीजे, इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें उन्होंने ये रिमार्क्स नहीं है, बल्कि ये इट इज पार्ट ऑफ द डिसीजन। एक सेंटेंस है कि इलेक्शन कमीशन अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन उसकी जिम्मेदारी है अगर वो कराना चाहे तो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन परवेज साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद एक और बड़ी अहम खबर, सबकी नजरें सेनेट की तरफ हैं, मगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक लैंडमार्क अग्रीमेंट हुई है। एक अमन मुआहिदा तो नहीं कह सकते, मगर एक मुआहिदा तय पाया है जिसके तहत जंग बंदी हो गई है, सीज फायर हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत बड़ी खबर, कुछ बर्फ पिघल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, और उम्मीद की जा रही है कि इस खित्ते में अमन की राह हमवार हो सकती है। 25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का ऐलान किया है। ये ऐलान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बातचीत के बाद किया गया, और बज़ाहिर तो यही लगता है। मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों फरीकों ने तमाम मुआहिदों के साथ कंट्रोल लाइन और दीगर तमाम सेक्टर्स में जंग बंदी की सख्ती से पाबंदी करने पर इत्तेफाक किया है। और सरकारी दादोशुमार के मुताबिक नाजरीन, सीज फायर की खिलाफ वर्जी के वाकयात में 2020 में 46 कम अज कम अमवात हो चुकी हैं। इनमें 22 जो हैं आम शहरी और 24 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शामिल हैं। 2021 में अब तक जंग बंदी की 300 खिलाफ वर्जियां भी हो चुकी हैं। नाजरीन, माशी खुशहाली के लिए दोनों मुल्कों को खित्ते में अमन की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या ये अमन मुआहिदा पायदार होगा, या कि ये अमन मुआहिदा इसलिए किया गया
چونکہ یہ خطرہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو حالات ہیں وہ اور مزید خراب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں زاہد حفیظ چودھری صاحب جو پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ یہ اہم انٹرویو ہمیں دینے کا. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے یہ 2015 کے بعد پہلی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پس منظر اس کا کیا ہے؟ لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں ایک خدشہ تھا کہ ہندوستان جو ہے شاید ایڈونچرزم کرے، چونکہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان نے پچھلے ہفتے یہ کہا کہ یونائٹڈ نیشنز اجازت ہی نہیں دیتی کہ کوئی پریونٹیو اٹیک کوئی اور ملک کرے. تو آپ لوگوں نے کچھ سوچ کے ہی وہاں پہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دی. جی بہت مہربانی منیزے. اس میں دیکھیں سب سے جو اہم بات پاکستان کے لیے ہے وہ ہے جی کشمیری. اس میں جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا خود اپنے انٹروڈکشن میں کہ جو سیز فائر وائلیشنز ہو رہی تھی 2020 میں آپ نے دیکھا کہ 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئی جس میں 28 کشمیری شہید ہوئے اور 257 انجریز ہوئی. اس میں یہ میں بتاؤں کہ خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں. تو یہ جو کشمیریوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا، جو شہادتیں ہو رہی تھی اور جو ان کے لیے تکلیفات تھی ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے. تو یہ جو ابھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ایکچولی دس از اے ریٹریشن آف دا 2003 سیز فائر انڈرسٹینڈنگ. تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ 2003 کی جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ضروری ہے. جب بھی کبھی بھارت کی طرف سے جو ہے وہ سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہم نے ہمیشہ انہیں جب یہ ڈیمارش بھی کیا ہم نے انہیں ریٹریٹ کروایا کہ 2003 کی جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر امپلیمنٹیشن ضروری ہے. زاہد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو جنگ بندی ہے یہ ون آف ہے یا یہ راہ ہموار کرے گا کہ جو باقی بات چیت ہندوستان کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ بھی ہوتا تھا وہ بھی اس وقت سٹالڈ ہے، ہماری کوئی ان کے ساتھ بات چیت 2015 سے آگے نہیں بڑھی. ان معاملات کے اوپر اور اہم معاملات کے اوپر بھی پیش رفت ہو سکتی ہے یا کہ یہ صرف ایک ہی دفعہ کا آپ سمجھ لیں ون آف سیز فائر ہے؟ نہیں دیکھیں پاکستان کی جہاں تک نیک نیتی ہے اس بارے میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان ڈیزائرز پیس ان دی ریجن. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ امن ہونا چاہیے اور امن کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب بھارت کی طرف سے مرس ایڈونچر کیا گیا بالا کوٹ والے میں تو اس کے بعد ابھی نندن کو جو رہا کیا گیا دیٹ واز اے پیس جسچر فرام پاکستان. اسی طرح آپ نے کرتارپور کوریڈور کا انیشیٹو دیکھا ڈسپائٹ دا چیلنجز اس میں ہم نے جو پیش رفت کی that was because of Pakistan's commitment to peace. تو ابھی بھی پاکستان remains committed to peace. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی جتنے بھی معاملات ہیں سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہے ان کا ریزولوشن ہونا چاہیے اور ان کا ریزولوشن ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی. مگر جو آپ نے کمپریہنسو ڈائیلاگ کا میں نے آپ کو اسپیسیفکلی پوچھا کہ جی کمپریہنسو ڈائیلاگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہو رہا تھا جس کے تحت بہت سارے کمپوزٹ بلڈنگ میجرز ہوتے تھے، کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ جو ہے اس کو پھر سے شروع کرنا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان؟ منیزے اس میں بھی دیکھیں کہ یہ جب ڈائیلاگ ہو رہا تھا تو اس سے راہ فرار کس نے اختیار کی. تو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی بات چیت واحد حل ہے. پیسفل ریزولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام ایشوز کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جموں اینڈ کشمیر کا جو ایشو ہے دیٹ از اے کور ایشو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پروگریس ضروری ہے. کس قسم کا پروگریس آپ چاہیں گے؟ چونکہ اس وقت جو جموں اینڈ کشمیر کی سچویشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے، وہاں پہ کرفیو ہے، وہاں پہ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ اریسٹڈ ہیں. تو آپ کی جو ایک بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے جس کے نتیجے میں آپ ہندوستان کے ساتھ بات چیت پھر سے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی منیزے ہم نے بارہا اپنی جو ہے وہ پوزیشن واضح کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو 5 اگست 2019 کو اقدامات کیے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات جو کیے گئے اس سے انوائرمنٹ سرٹنلی ویشیٹ ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے
जिसकी रेजोल्यूशन का तरीका भी बताया गया है यूएनएससी रेजोल्यूशंस के मुताबिक। ये आप मौक़िफ़ पाकिस्तान का पहले भी था, अब भी है कि कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए, मगर हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत करते रहे हैं। ये सीज़ फायर अग्रीमेंट भी तब हुई है जबकि इस वक्त कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है और तमाम उनके लीडरान जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपका बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, जिसको कॉम्पोजिट डायलॉग का नाम दिया गया था, अगर वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ शुरू करना चाहता है तो? मुनीर, इसमें मैं अगेन देखें, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के ऊपर बहुत कंसिस्टेंट है। पाकिस्तान का पहले दिन से कश्मीर के ऊपर यही मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल होना चाहिए, और वो करारदादें कहती हैं प्लेबिसिट हो अंडर द यूएन ऑस्पिसेस, और कश्मीरियों की जो विशेष हैं, एस्पिरेशन है, उसके मुताबिक मसला कश्मीर का हल हो। जाहिद साहब, ये जो बर्फ पिघली है दोनों मुमालिक के दरमियान, मुझे ये बताइए कि एक परसेप्शन है दोनों मुल्कों के अंदर कि इसके अंदर जो फौजी क़यादत है दोनों तरफ से, उन्होंने ये कोशिश करके बैक चैनल के जरिए उन्होंने ये जो मुज़ाकरात हैं ये किए जो कामयाब हुए, जिसके नतीजे में जंग बंदी का भी ऐलान हुआ। आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, इसमें भी क्योंकि ये तो है ही मिलिट्री चैनल, ये जो दोनों साइड्स के डीजीएमओज मिले और ये इनके दरमियान एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म्स हैं, फ्लैग मीटिंग्स भी होती हैं और हॉटलाइन कांटेक्ट भी होता है। और इसमें ना सिर्फ ये सीज फायर वायलेशन के हवाले से बल्कि जो बाकी और अग्रीमेंट्स हैं उसमें एक तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉटलाइन कांटेक्ट का एग्रीमेंट है 1987 का, उसके बाद एग्रीमेंट है ऑन एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड मैनूवर्स 1991 का, फिर एयर स्पेस वायलेशन का एग्रीमेंट है 1991 का, और ये 2003 की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तो है ही एक मिलिट्री चैनल। जाहिद साहब, ये बताइए जो वफाकी वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका क्या रोल था इस पूरे मुज़ाकरात के अंदर? जी मुनीर, इसमें मैंने आपको बताया कि ये तो आपके सामने है कि ये दोनों डीजीएमओज के दरमियान जो है वो राब्ता हुआ और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके बारे में दोनों साइड से एक जो है वो स्टेटमेंट भी इशू की गई है। तो उसमें तो आई थिंक यू डोंट रियली नीड टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, ये बिल्कुल उसी तरह जो आपको नजर आ रहा है। जाहिद साहब, एक परसेप्शन और भी है और वो ये है कि जब से नई बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आई है तो उन्होंने भी दबाव डाला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कि वो सुलह सफाई करें, और जो हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का एडवेंचरिज्म हिंदुस्तान की तरफ से हो या कोई भी प्रिवेंटिव हमला हिंदुस्तान करे। उसके बाद जो है हरकत में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आई, जिसके नतीजे में ये सीज फायर हुआ। तो यूएस का क्या रोल था जी इसके अंदर? मुनीर, इसमें देखें, मैं फिर आपको यही कहूंगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डीजीज मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ बोथ साइड्स। उसमें हम ये समझते हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी का, हम तो बार ये बावर करवाते रहे हैं कि भारत की तरफ से पहले भी मिस एडवेंचर हुआ, फिर हमने जब भी इसके खदशात महसूस किए हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाया कि भारत की तरफ से ये मिस एडवेंचर जो है वो हो सकता है। लेकिन ये जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग को आप देखिएगा बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में वो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हफीज चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं और कह रहे थे कि पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन रहे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम रुख करते हैं दिल्ली का, और वहां पे जब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात मजीद बिगड़ते गए हैं। नरेंद्र मोदी के दरपेश अब बहुत सारे मसाइल, अंदरूनी उनको मसाइल का सामना है, बैरूनी मसाइल का सामना है। क्या वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने अब इस वक्त पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया? ये हम उनसे पूछेंगे, दिल्ली में जो हमारे साथी हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। 25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का एक अहम ऐलान किया है, एक अहम पेशरफ्त है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। क्या ये राह हमवार हुई है अमन के लिए या तनाव को कम करने के लिए ये ऐलान किया गया था? हमारे साथ है हैप्पी मॉन जेकब, जो हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, भारतीय अखबारात के लिए कॉलम लिखते हैं और इनकी 2 किताबें लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ फायर शाया हो चुकी हैं। निरुपमा सुब्रमण्यन भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं, इंडियन एक्सप्रेस के साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में 2006 से 2010 तक रह चुकी हैं और तब वो द हिंदू के लिए लिखती थी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त। और बातचीत का सिलसिला निरुपमा ऐसा लग रहा है कि शायद शुरू हो जाए, आप इसको कैसे देख रही हैं? क्या वो जमाने वापस आ सकते हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मुज़ाकरात करते थे, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग था, या आप समझती हैं कि ये किसी तनाव को, किसी टेंशन को रोकने के लिए ये ऐलान किया गया? जरूर किसी टेंशन को ही रोकने के लिए किया है। मतलब वहां पे एलओसी में आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल से वहाँ काफी सारे वायलेशंस की जो वायलेशंस के नंबर से वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और हमारे एमओडी का कहना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना था कि 5000 से ज्यादा वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के अपने नंबर्स होंगे, वो मुझे रेडिली मेरे पास नहीं है, पर दोनों तरफ से वायलेशंस रहे थे और बहुत ज्यादा, और कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हो गई थी। सो द सिचुएशन वहां पे इट वाज अनटेनेबल आई थिंक, एंड बोथ साइड्स मस्ट हैव फेल्ट दैट इट वाज अनटेनेबल, इसीलिए दे हैव डन दिस। आई थिंक इसमें एक लार्जर सिचुएशन को बियॉन्ड द एलओसी भी आप देख सकते हैं कि आई थिंक ये जो रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के बीच, ये पिछले कई सालों से फ्रोजन पड़ा हुआ है। मतलब आप 2008 से ही मुझे लगता है कि ये फ्रोजन था, बीच बीच में इसको रिवाइव करने की कोशिश थी। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कोशिश की, वो फिर पठानकोट अटैक से रुक गया, फिर उसके बाद काफी सारी चीजें हो गई, तनाव बढ़ गया, फिर 19 में बालाकोट, पुलवामा बालाकोट हो गया। सो आई थिंक इट वाज कंप्लीटली फ्रोजन, और उसको थोड़ा सा दोनों साइड में मेरे ख्याल एक रियलाइजेशन आ गया कि ये जो फ्रीज है ये इट कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली। तो इसको थॉ करने के लिए आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, and we may see more steps. I'm not sure, but it definitely reduces the tension on the LOC. It saves lives on the LOC. And it may lead to bigger things. जब आप कहती हैं it may lead to bigger things, और क्या इसके बाद और भी स्टेप्स होंगे, तो हैप्पी मॉन साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, सीज फायर तो हो गया, जंग बंदी तो हो गई, मगर आगे जाके आप समझते हैं कि माहौल ऐसा है, और क्या जो मोदी सरकार है वो चाहेगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वापस कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को फिर से शुरू करें और जो मुज़ाकरात एक बंद हुए हुए थे उन पे बातचीत हो? मुनीसा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और मुझे लगता है कि इसको बेहतर होगा कि हम 1 स्टेप एट ए टाइम देखें। यदि आप पिछले 18 साल को देखें कि दोनों देशों के बीच में जो भी सिलसिला चलता रहा है, ये जो पिछले कुछ दिनों में जो जंगबंदी का जो ऐलान किया गया है, आई थिंक दिस इज क्लियरली वन ऑफ द biggest military steps between the two countries in the last 18 years. So this is clearly a breakthrough. लेकिन इसको यदि दोनों देश एक बैंड एड की तरफ देखे और इसको एक माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए एक उपाय समझ के देखे, तो मुझे लगता है कि इसको आगे कोई implications नहीं होगा. But if the two sides are looking at this as a good opening, and if they can actually build on it and address some of the other outstanding issues, जैसे कश्मीर हो, जैसे सरक्रीक हो, जो भी इश्यूज है, ट्रेड का मामला हो, या हाई कमिश्नर्स को ईच अदर्स के कंट्रीज में वापस भेजने की बात हो, जब तक प्रोग्रेस उस पे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये जो जंगबंदी का ऐलान किया गया है इसका भी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होगा. सो जब तक
प्रोग्रेस अदर इश्यूज पे नहीं करेंगे. मुझे नहीं लगता कि ये भी दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई थिंक इट हैज बिल्ट ऑन. अच्छा, तो आप पूरी उम्मीद है कि बातचीत होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान. निरुपमा, यहाँ पे एक परसेप्शन है कि जो मोदी की हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती. उन्होंने बार बार कहा कि जब तक दहशतगर्दी के ऊपर बात नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे. पाकिस्तान ये कहता रहा कि जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे. मगर फिर जंग बंदी हुई. क्या वजह है कि इस वक्त ये जंग बंदी हुई? इसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया जाता है. क्या मोदी सरकार के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है किसानों का, उसने मजबूर किया मोदी सरकार को, या जो चाइना के साथ पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया? देखिए, टाइमिंग के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं और इसमें हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं. और स्पेकुलेशन में काफी कमेंटेटर्स ने किया है स्पेकुलेशन. कोई फैक्ट सामने नहीं आया कि इस टाइम पे क्या है. बट लेट मी जस्ट पुट बोथ साइड्स. आई थिंक देयर हैव बीन स्पेकुलेशन अबाउट द रीजंस. जी, ऑन द इंडियन साइड यहाँ पे हम जो चाइना के साथ हमारा तनाव था LAC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उससे हमारी आर्मी काफी स्ट्रेच हो गई थी. दोनों तरफ एक LOC पे था, एक LAC पे था. तो उसकी वजह से आर्मी वाज फीलिंग सम काइंड, इंडियन आर्मी वाज फीलिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर. ऑन द अदर साइड, on your side, I think there are very many reasons. There was a huge problem with the economy. Your economy is tanking. There is the Afghan जी, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे. मगर देखिए, चूंकि आप वहां पे हैं और आप हिंदुस्तान के मामलात को अच्छी तरह जानती हैं, तो लोग जानने की ये कोशिश करें कि ये पेशरफ्त ये किसने की, किसने पहली पहल की कि जी दोस्ती हो जाए पाकिस्तान के साथ. क्या पाकिस्तान ने, क्या हिंदुस्तान ने, क्या जो नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उनका प्रेशर था? नहीं, really I have no way of saying with certainty. हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं. इतनी सारी रीजंस हैं. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद कह रही है कि हमने शुरुआत से कहा है, जनवरी 20 जब हम ऑफिस में आए उसी दिन से कह रहे हैं दोनों पाकिस्तान और इंडिया को कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन्स कम करो. और हमें खुशी है कि उन्होंने कर दिया. ये तो उन्होंने खुलेआम कहा है. और यहाँ पे आपको पता है कि we had a problem with China. I think that if you look at it, if you are asking me कि हमारे साइड में क्या मोटिवेशन था, एक ये मोटिवेशन हो सकता है. एक दूसरा मोटिवेशन ये हो सकता है कि जो बात हो रही थी कि टू फ्रंट वॉर है, उसे हमने, आई थिंक वी सेंट अ मैसेज टू चाइना कि we can deal with the two countries separately. We can deal with Pakistan, we can deal with you. We can deal with China separately, we can deal with Pakistan separately. I would say there is an effort here to decouple this relationship between China and Pakistan. अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जो मोदी सरकार है वो अलग अलग तरीके से उनको देखना चाह रही है, ना कि उनको नत्थी करके देखना चाह रही है. हैप्पी मोहन साहब, आपकी जानिब आऊंगी. यहाँ पे एक परसेप्शन है कि यहाँ की जो फौज है उन्होंने ये जो DGMOs की मीटिंग है और जिसके नतीजे में जंग बंदी हुई, ये उन्होंने एक तरीके से दे मेड इट हैपन. तो हिंदुस्तान में भी ये क्या यही वजह है कि आपकी जो मिलिट्री है ये इन्होंने ही पहल की, यही सबसे आगे थे और इनकी वजह से ही ये जंग बंदी हुई? जहां तक and I agree with the point about the Pakistanis, I think General Bajwa has been काफी सारे उन्होंने स्टेटमेंट्स पहले भी दिए हैं इंडिया के साथ दोस्ती करने के लिए, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिसोल्व करने के लिए. और पाकिस्तान में द मिलिट्री एंजॉयज ए सर्टेन स्टेचर, बट वो हाल इंडिया में नहीं है. इंडिया में आई थिंक इट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन. द डिसीजन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने और प्राइम मिनिस्टर ने लिया है यहाँ पे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ले. एंड I think there are reasons. One of the reasons could be the two front situation. और मुझे ये भी लगता है कि ये जो माहौल बन रहा था दोनों साइड के बीच में, आप लास्ट ईयर के पिछले साल के जो सीजफायर वायलेशन के आंकड़े देखे, that was the highest in 19 years from 2002 से लेके अब तक जो भी सीजफायर वायलेशन हुए 2020 में हाईएस्ट था.
तो ये जो माहौल, वायलेंस का जो माहौल है, दोनों साइड को ये आई थिंक महसूस हो रहा था कि अभी इसको थोड़ा खत्म करना है और आगे बातचीत जारी रखनी है। तो and I agree with you कि बाजवा साहब ने जो पहले भी ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो दोस्ती बढ़ाने का, I think it certainly has come from that side, kind of a mindset. I think on the Indian side clearly this is more of a सियासती डिसीजन है। ठीक है, निरुपमा आपकी जानिब आऊंगी। हैप्पी मॉन से मैंने ये सवाल किया था और उन्होंने ये जवाब दिया कि हिंदुस्तान की साइड पे ये सियासी फैसला था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। मुझे ये बताइए, और बिल्कुल मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जहां तक मोदी सरकार का एक हवाला है, तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम क्या देखेंगे रिजम्पशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग? देखिए, इट्स टू अर्ली टू टेल मुनी से कि ये कोई डायलॉग अभी शुरू होने वाला है, या आई थिंक ऑन द इंडियन साइड देयर इज अ फीलिंग कि ये अभी सीज फायर फिर से, मतलब पीपल दे हैव बोथ साइड्स हैव रिकमिटेड टू द सीज फायर। लेट अस वॉच हाउ इट गोज। एक तो वी हैव बीन एट दिस पॉइंट, कितनी बार हम इस ऐसे मौके पे आए हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द वर्ज कि कुछ अच्छा होने वाला दोनों के बीच, और फिर कुछ हो जाता है। जैसे हैप्पी ने भी कहा, एक सिचुएशन बन रहा था जो दोनों तरफ के लिए अनटेनेबल था कि कितना देर इस फ्रीज को आप जारी रखोगे। सो देयर वाज अ कंपल्शन इवन इन इंडिया। आई मीन, आफ्टर ऑल इंडिया थिंक्स ऑफ इटसेल्फ as a big power, and if you want to be a big power in the region, then you have to have peace with your neighbors. Right. तो एक तो वो भी था, एक that was also the compulsion. बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा, आपने हमें मुंबई से ज्वाइन किया। हैप्पी मॉन साहब, आपने हमें दिल्ली से ज्वाइन किया, और दोनों का यही कहना था कि इस वक्त मोदी सरकार चाहती है कि पाकिस्तान के तरफ एक अमन का हाथ बढ़ाया जाए, और पहले वो जंग बंदी के ऊपर नजर रखेंगे और फिर एक कदम करके और छोटे कदम लेके वो मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, मुनीज़े जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। कल हमारी नजर होगी सेनेट इलेक्शंस के ऊपर, यहां से स्पेशल ट्रांसमिशन होगी। आज टीवी देखते रहिएगा। खुदा हाफिज।